हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती वाइज फोरम में। जैसा कि हम लोग भाग 3 में अनुच्छेद 12 और 13 कर लिए थे। 12-13 के आगे आज हम लोग अनुच्छेद 13 के आगे 14 को देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। 14 को शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो अभी हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा, जब हमारा जो मूल संविधान था यानी प्रारंभ संविधान था, प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ संविधान जब था, मतलब जब संविधान बना था उस समय संविधान के अंदर कुल 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। कितने अधिकार हुआ करते थे? 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत क्या होता है, एक अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया जाता है। क्या होता है? एक अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया जाता है और उसे क्या किया जाता है, संवैधानिक अधिकार बना दिया जाता है। अब वर्तमान संविधान है उसमें मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। ठीक है, और जिसको हटाया जाता है, मतलब जो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जिस अधिकार को हटाया गया था उस अधिकार को हम क्या कहते हैं, उस अधिकार को संपत्ति का अधिकार कहते थे। लेकिन अब ये क्या है, कानूनी अधिकार बन गया है। तो इसी में लिखेंगे प्रारंभ में संविधान में 7 मूल अधिकार थे। इसी में लिख लें आप 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या बना दिया जाता है? कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, देखिए 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब जो बचे हैं भाई, कितने बचे हैं? 6 थे। कितने? 7 थे। कितने थे? 7 थे। जैसा कि यहां पर लिखा है 7 थे, एक को हटा दिया गया और अब वर्तमान में 6 बचे। तो इसको जो संपत्ति का अधिकार हटाया, मतलब जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है जो हमारे मूल अधिकार थे ना, मूल अधिकार 12 से 35, कहां से हैं? 12 से 35, मतलब 12 से लेकर 35 के बीच में नहीं रखा गया है। इसको हटाकर किसी दूसरे ही अनुच्छेद में रख दिया गया। ठीक है, अगर इसके बीच में आता, 12 से 35 के बीच में कहीं पर रखा हुआ होता, तो उसको हम बोलते हैं मूल अधिकार। और मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका कारण भी बताएंगे इसको क्यों हटाया गया। चलिए तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? बताइए। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार थे, मतलब जो मूल अधिकार हैं अभी वर्तमान में, वो कौन कौन से हैं। चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इसके बाद नंबर 4 के बाद 5 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हाँ, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जरा इनको समझना। देखिए समानता का अधिकार, देखिए 12 और 13 को हमने समझ लिया था। उसमें क्या था, 12 में क्या देखा था हमने, 12 में देखा था कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था। 13 में हमने देखा कि जो विधियां हैं, कौन सी विधियां कब लागू होती हैं, और इसके अलावा अच्छा दान का सिद्धांत देखा। इसके अलावा हम लोगों ने अनुच्छेद 13 में ही देखा, कोई भी विधि अगर संविधान के अंदर जो मूल अधिकार हैं उनका अगर हनन करती है या उनका उल्लंघन करती है तो उस विधि को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ तक हमने कोई अभी अधिकार नहीं देखा, लेकिन अब यहाँ से अधिकार होते हैं कहाँ से, 14 से 18। 14 से 18 के बीच में आपका क्या है, समानता का अधिकार दिया हुआ है। कहाँ से, 14 से 18। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से 22 के बीच में दिया हुआ है। 19 से 22 के बीच में कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 14 से 18, 18 के बाद 19 आया, 19 से 22, 22 के बाद आप याद रखना 23 और 24 में, 23 और 24 में आपका दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। क्या दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। इसके बाद 24 हो गया तो अब आएगा 25, 25 से 28 में, 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 28 हो गया। फिर 29 और 30 में, 29 और 30 में क्या दिया हुआ है, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, 31 कहाँ गया, है ना, तो जो 31 चला गया उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे जब 31 आएगा। ठीक है, अभी एक एक करके समानता का अधिकार समझेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार समझेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार समझेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समझेंगे, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार समझेंगे, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार समझेंगे। एक एक करके सारे हम एक एक अनुच्छेद को लेकर चलेंगे और सारे अनुच्छेदों को हम लोग समझने वाले हैं। अब एक बात क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया, हम इनको याद कैसे करें इसी क्रम में, तो फिर आप एक ट्रिक यहाँ पर प्रयोग में ले सकते हैं। कौन सी ट्रिक, एक आती है क्या, 5 सिंपल डिमांड्स। तो 5 सिंपल डिमांड मतलब 5SD, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S 1 2 3 4 और 5, फिर इसके बाद D। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि S मतलब S फॉर स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, S फॉर स्वतंत्रता का अधिकार, S फॉर शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर आता है 3 S के बाद आप ये वाला D क्या करोगे, स्थानांतरित करके यहाँ पर सेट करोगे। फिर आ जाएगा D मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर S आएगा संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, फिर S आएगा तो फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। बोलिए इतना क्लियर हुआ आपको? अगर इतना क्लियर हो गया तो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इतना क्लियर हुआ, बताइए एक बार देख लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्रम में हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। बोलिए क्लियर है? क्लियर है, चलिए तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ एक नोट डालिए आप लोग, नोट, और नोट में आप क्या लिखेंगे, जो संपत्ति के अधिकार जो था ना, संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार की अब तुलना करने वाले हैं। तो यहां पर आप लिख लें संपत्ति के अधिकार की तुलना, संपत्ति के अधिकार की तुलना। सारी चीजें हम देखिए एक एक करके समझेंगे, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो कमेंट में आप जरूर छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि उसका अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक,
तो अब देखिए पहले की हम यहां पर क्या करेंगे, पहले, ठीक है, और इधर वर्तमान। पहले ये क्या था, भाग 3 में था, वर्तमान में भाग 12 के अंतर्गत है। जो संपत्ति की बात की गई है, संपत्ति का अधिकार जो था, और ये अब क्या है, अनुच्छेद 12 के अंदर रख दिया गया है। बोलिए क्लियर है इतनी बात? याद रखना आप लोग, अनुच्छेद 19F में क्या है, संपत्ति जो है ना, संपत्ति का क्या है, संपत्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, संपत्ति रखने की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी। इसके बाद आप याद करें, थोड़ा याद करें, इसको हमने छोड़ा था 31, अनुच्छेद 31 को छोड़ा था ना। तो अनुच्छेद 31 के तहत ये जो संपत्ति है ना, संपत्ति का अधिकार था, पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन वर्तमान में इसको अनुच्छेद 300 का, या यहाँ ए लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, 300A में रखा गया है। तो ये जब 300A में रखा गया है, संपत्ति के बारे में जो बोला गया है, संपत्ति का जो अधिकार है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है। ठीक है, तो इसको अब कहां पहुंचा दिया गया, अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया। तो अब जब ये अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया है, तो इसको अब हम लोग मूल अधिकार नहीं मानेंगे, तो इसको अब सरकार हमसे ले सकती है। ठीक है, तो अब ये क्या है, पहले ये संपत्ति का अधिकार था, अब ये क्या है, कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार। और याद रखना, संपत्ति का अधिकार, अधिकार से अधिकार जो है ना, अधिकार के हनन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जा सकता। और यहां पर क्या हो रहा था, मूल अधिकार अगर है कोई और उसका हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन यहाँ जो इसकी अगर बात करें कानूनी अधिकार की, व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो इसमें अंतर क्या है फिर, तो इसमें ये अंतर है, देखिए, अगर किसी ने संपत्ति ली आपसे, क्या लिया, संपत्ति ली, और कौन लेगा, सरकार ले रही है। कौन ले रही है, सरकार ले रही है। ठीक है, उसको सड़क निकालनी है, ठीक, क्या निकालनी है, सड़क निकालनी है, कोई रोड निकालना है ना, या कोई नहर बनानी है, और या फिर मान लो कोई भी काम करना है, गवर्नमेंट कोई काम करना चाह रही है, और वहां पर संपत्ति किसकी है, मेरी है। ठीक है, तो अब संपत्ति देने से मैं मना करूंगा कि नहीं करूंगा, जब मेरा अधिकार है। और जब मेरा अधिकार है तो मैंने संपत्ति देने से मना कर दिया। लेकिन सरकार ने क्या किया, जबरदस्ती मेरे जो संपत्ति थी, जो मेरी भूमि थी, उस पर क्या किया, सरकार ने जबरदस्ती क्या किया, नहर बना दी। नहर बनाने पर मैंने क्या किया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। क्या हुआ, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सरकार ने जो नहर बनाई थी, तो सरकार क्या हुई, यहाँ पर भैया हमें अधिकार था कि अगर मेरे अधिकार का हनन होगा तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई ये जो संपत्ति का अधिकार है मेरा, उसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति का हनन नहीं कर सकते, मतलब किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। तो ये संपत्ति मेरे पास फिर आ जाएगी। भाई ये सीधा क्या होता था, अगर गवर्नमेंट कोई कार्य करना चाह रही थी, उस पर कुछ लगाना चाह रही थी, तो व्यक्ति क्या करता था, सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, और जो भूमि थी उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्या किया गया, इसमें संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। बोलिए इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाया या नहीं हुआ? अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़े। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। मूल अधिकार
मूल अधिकार एवं कानूनी अधिकार में अंतर। चलिए तो इस अंतर को समझते हैं। तो आप यहां पर लिखिए मूल अधिकार, इस साइड मूल अधिकार, और इधर डालिए कानूनी अधिकार। इतना फटाफट आप डालिए पहले। चलिए डाल लिया हो तो फिर हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या है ये। डाल लिया है ना, तो चलिए देखिए, जो मूल अधिकार हैं और कानूनी अधिकार हैं, इन दोनों के बीच में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। क्या अंतर है आखिर? तो देखिए, ये जो है ना, ये संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। मतलब ये संविधान द्वारा हमें दिए जाते हैं। मूल अधिकार क्या है? ये संविधान द्वारा दिए जाते हैं, जबकि कानूनी अधिकार ये संसद द्वारा बनाए जाते हैं। संसद द्वारा निर्मित होते हैं। बोलिए, कानूनी अधिकार क्या होते हैं? संसद द्वारा निर्मित होते हैं। मूल अधिकार देखिए क्या होता है, मूल अधिकारों में संसद जो है विशेष बहुमत से क्या करती है? मूल अधिकारों में, इसमें ऐसे लिखेंगे, इसमें संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। कर सकती है। जबकि यहां पर आप देखें, यहां पर अगर आप देखेंगे तो संसद क्या करेगी? संसद साधारण बहुमत से, क्या है? साधारण बहुमत से इसमें संशोधन कर सकती है। बोलिए, ये देखो संविधान द्वारा हमें मिलते हैं मूल अधिकार। वहाँ कानूनी अधिकार की बात की जाए तो संसद द्वारा निर्मित किए जाते हैं, संसद द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो मूल अधिकार है उनको विशेष बहुमत से क्या किया जा सकता है? संसद द्वारा विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर संसद साधारण बहुमत से क्या कर सकती है? साधारण बहुमत से इनमें संशोधन कर सकती है। और याद रखना, यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, अभी हमने बताया था मूल अधिकारों का हनन होता है। हनन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन यहां सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। जा सकता है लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। बोलिए, समझ में आ रही बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएं हम लोग। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करेंगे 14 से 18 के बीच की कहानी को। और 14 से 18 के बीच की कहानी क्या कहती है? समानता का अधिकार हमें देती है। क्या करती है? समानता का अधिकार देती है। तो उसी समानता के अधिकार को हम लोग अब शुरू करते हैं। समानता का अधिकार, कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक।
तो आप जो समानता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 कहता है, क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। क्या देता है? समानता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 14 के अंदर समानता का जो अधिकार है, क्या है, जो समानता का अधिकार की बात कही गई है, तो ये दो प्रकार की विधियों का उल्लेख करता है। ये अनुच्छेद जो 14 है ना, ये दो प्रकार की विधियों का उल्लेख करता है। दो प्रकार की विधियों का उल्लेख करता है। अब इसको समझते हैं वो कौन कौन सी दो विधियां हैं। नंबर 1, विधि के समक्ष समानता, नंबर 1। नंबर 2, विधि का समान संरक्षण। ठीक है। और जो विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है, इसको जानते हो, ब्रिटेन से लिया गया है। इसको ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और ये जो है ना, विधि के समक्ष समानता का विधि के समक्ष संरक्षण, विधि का संरक्षण, इसको अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। और एक बात याद रखना, जो विधि के समक्ष समानता है ना, ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? नकारात्मक प्रकृति के। और ये सकारात्मक। मतलब ये क्या है? नकारात्मक प्रकृति और सकारात्मक प्रकृति, है ना। ये भी तो बात आएगी ना मन में। तो आप समझिए, सकारात्मक मतलब नकारात्मक प्रकृति का मतलब ये है, ये जो भारत के जो नागरिक है ना, भारत के नागरिक, भारत में रहने वाले व्यक्ति, तो उनको ये क्या होता है, विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार दिया गया है, तो उस सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा ना। लेकिन अगर सरकार के लिए कैसे होंगे? नकारात्मक पक्ष के, है ना, नकारात्मक प्रकृति के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अब उस सभी व्यक्तियों को एक समान देखा जाएगा संविधान की दृष्टि से, मतलब सभी लोगों को एक जैसा माना जाएगा। लेकिन सरकार अगर यहाँ पर अगर इसका उल्लंघन करती है, तो सरकार, शुरुआत में हमने बताया था जब हम लोग शुरू कर रहे थे भाग 3 को, तब हमने बताया था कि ये कैसे होते हैं, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। क्यों बताया था भाई? सरकार पर क्या करते हैं? अंकुश लगाते हैं। ये क्या करते हैं? सरकार पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, बताया था। तो कहीं ना कहीं ये जो अनुच्छेद है ना, ये विधि के समक्ष समानता, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? अंकुश लगाता है। ठीक है। और यहाँ पर अमेरिका से लिया गया ये सकारात्मक प्रकृति का, ये अंकुश नहीं लगाता। अभी देखेंगे कैसे, आप समझना थोड़ा। ये जो है विधि के समक्ष समानता, तो यहाँ पर क्या होगा, ये विधि के समक्ष समानता में क्या होगा, यह सभी व्यक्तियों को समान मानता है। ये क्या है? सभी व्यक्तियों को कैसा मानेगा? सभी व्यक्तियों को क्या मानेगा? समान। और यहां परिस्थितियों के आधार पर क्या हो सकती है? छूट भी मिल सकती है। छूट मिल सकती है। जैसे महिलाओं को छूट मिल जाती है ना, महिलाओं को छूट मिल जाती है ना, याद आ रहा है कुछ? महिलाओं को छूट मिल जाती है। जैसे आरक्षण, आपको पता होगा, आरक्षण मिलता है। आरक्षण ओबीसी को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है, मतलब सभी को मिलता है। आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वो इसी के आधार पर क्या होता है, इसी के आधार पर आपको आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। तो ये आरक्षण की कहानी दूसरी है,
और आरक्षण का पूरा मुद्दा ही अलग है। यहाँ पर सिर्फ समझना है कि विधि का जब समान संरक्षण होता है तो क्या किया जाएगा, उन सभी लोगों को जो समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े हैं, उन लोगों को जो सही हैं, मतलब एक जैसा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? बोलिए, समझ गए? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। जरा समझना, एक यहाँ पर नोट डालिए आप, नोट में लिखिए मिनर्वा मिल्सवाद 1980। क्या है? 1980। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है, एक केस है, ठीक है। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है अनुच्छेद, कितना हम पढ़ रहे हैं, 14, उसको चैलेंज किया जाता है, ठीक है। और चैलेंज करने के बाद यहाँ पर कोर्ट का जो निर्णय था उसमें बोला गया विधि के समक्ष समानता को संविधान का मूल ढांचा माना गया। मतलब क्या हुआ, इस बाद में जो निर्णय आया था उसमें क्या होता है, उसमें फाइनल डिसीजन आता है कि विधि के समक्ष क्या है, विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है ना, विधि के समक्ष ऐसे लिख सकते हैं इसमें, विधि के समक्ष समानता को संविधान का मूल ढांचा माना गया। माना गया है, ठीक है। और जिस भाग को या जिस अनुच्छेद को, किसी भी, कोई भी अनुच्छेद है, कोई भी विधि है, अगर संविधान में है और उसको मूल ढांचा मान लिया गया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, उस अनुच्छेद को नहीं हटाया जा सकता। बात समझ में आ रही है, मूल ढांचा का मतलब। तो इस तरह से आपका अनुच्छेद 14 कवर होता है। और अनुच्छेद 14 समाप्त होने के बाद अब आप डालिए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, बोलिए अनुच्छेद 14 में आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अनुच्छेद 15 जो है थोड़ा लंबा चलेगा, अनुच्छेद जो 15 है वो थोड़ा लंबा है, तो मैं इस अनुच्छेद 15 को नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।